हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं मैथ्स के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड हमारा जो वर्क है उस पर काम हम लोग करेंगे। जैसे कि अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं, यूपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस कहते हैं जिसको। इंजीनियरिंग में आप एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो आपको ये एग्ज़ामिनेशन क्रैक करना होगा। तो उसके लिए मैं जैसे मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, मैथ्स का टीचर हूँ, तो मैथमेटिक्स में मैं अपना कुछ लेक्चर आपके लिए या मटेरियल आपके लिए दे रहा हूँ। तो उससे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, उसके बाद आगे कंटिन्यू करूँगा। जैसे कि हम बात करते हैं यूपीसी की। अगर हम यूपीसी की बात करें तो यूपीसी में जो मैथमेटिक्स है उसके क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं, तो पहले इस पर डिस्कस करते हैं। तो आप ध्यान देंगे, यूपीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट की आप तैयारी अगर कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप मैथमेटिक्स वहाँ पे पेपर के क्वेश्चंस सोल्व करना चाहते हैं तो आपको एक तो अलजेब्रा पे अपने कमांड बनाना होगा। क्योंकि अगर आपने अलजेब्रा पे कमांड बना रखा है तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि गणित जो है कि यह मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है ये आसान सब्जेक्ट है। यहाँ हमें पता होता है कि एक लाइन से दूसरी लाइन आई कैसे, इसका मीनिंग क्या है। तो इसके रेफरेंस में अगर आप बात करें तो अलजेब्रा एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक। आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं अगर अलजेब्रा के बारे में आपको अच्छा सा नॉलेज है। सेट, रिलेशन, फंक्शन, एपी, जीपी, एचपी, ये सीरीज़ हैं बहुत सारी, ठीक है ना। ये सब बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपोनेंशियल सीरीज, लॉगरिथमिक सीरीज़, ये सब चीज़ों का अगर आपको ज्ञान है तो आप अच्छे से मैट्रिक्स वगैरह आई है इसमें, सच आप अच्छे से काम कर सकते हो। अच्छे से आप 5 से 6 क्वेश्चन आराम से हैंडल कर सकते हो। और इतने ही क्वेश्चन आते हैं इसमें, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, बड़े आराम से सोल्व करोगे आप अगर इतना नॉलेज आपको है। दूसरा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। लेकिन एक नंबर जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है आपके लिए वो है ये अलजेब्रा। प्रोबेबिलिटी 2 क्वेश्चन के आसपास, 2 क्वेश्चन आपके प्रोबेबिलिटी के भी आते हैं। ये सेकंड टॉपिक है जिसका आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए अच्छे से अगर आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। तीसरा टॉपिक आपका वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री है, ये भी अपना रोल प्ले करता है। चौथा टॉपिक आपका कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट तो बेहद इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ज्योमेट्री आपको अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि ज्योमेट्री में तो रोल प्ले करती है, अलजेब्रा में भी रोल प्ले करती है ज्योमेट्री, अपना ट्रिग्नोमेट्री में भी करती है। और आपका 5वें नंबर पर टॉपिक क्या है, कैलकुलस। कैलकुलस में भी अपना रोल प्ले करती है ज्योमेट्री। उसके बाद आपका एक नया टॉपिक इसके अंदर है वेक्टर। वेक्टर में भी अपना रोल प्ले करती है ज्योमेट्री। फिर 6 नंबर पे वेक्टर, और आपका 7 नंबर पे आपका डायनामिक्स। ये मैकेनिक्स में बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी है, आगे आने भविष्य में भी इसका यूज़ है बहुत ज़्यादा। फिर इस 8 पॉइंट आपका जो है स्टैटिक्स है। तो इस तरह आपके 8 पॉइंट हैं, इन 8 पॉइंट से ही आपका क्वेश्चन बनेंगे और इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जैसे अलजेब्रा के हैं 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन बनते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के 3 to 4 बन जाते हैं। इसी तरह कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन 3 to 4, 5 भी बन जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन। ये कोऑर्डिनेट जो है आपका यहीं यूज़ नहीं होगा, ये ऊपर नीचे भी यूज़ होगा, ठीक है ना। इसी तरह कैलकुलस में से 3 to 4 क्वेश्चन, वेक्टर में से भी 3 to 4, डायनामिक्स में भी 2 और 3, स्टैटिक्स में भी 3 to 4। तो इस तरह आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ये कहीं से ज़्यादा है कहीं से कम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इनमें से मैं आज एक नया टॉपिक अपना स्टार्ट करूँगा, मेरा फेवरेट भी है और आपके लिए भी ज़्यादा स्कोरिंग भी है टॉपिक। इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वर्क करेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमें कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना होगा। उस बेसिक बातों को मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ, आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और आपके क्वेश्चंस भी सोल्व होंगे आपसे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, देखो ज्योमेट्री पे। तो आज हमारा जो सबसे पहला एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अपना टॉपिक हमें तैयार करना है वो ये तैयार करना है, क्या तैयार करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसके आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि हम जो लोग हैं 2D सिस्टम पे काम करते हैं। जो आपके सिलेबस में, वैसे तो 3D सिस्टम पे भी हम लोग काम करते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 2D सिस्टम है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात आई तो एक तरफ एक्स एक्सिस होती है, एक तरफ वाई एक्सिस होती है। आप जानते हैं एक्स का नेगेटिव होता है, वाई का नेगेटिव होता है -y, ठीक। मैंने इस पर मार्किंग कर दी। जो सेंटर जो होता है जिसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं हिंदी में मूल बिंदु और इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। अब इस पर हमने मार्किंग कर दी 1 2 3 4
इसी तरह वाई एक्सिस पे मार्किंग कर दी, इसी तरह माइनस एक्स एक्सिस पे मार्किंग कर दी, इसी तरह माइनस वाई एक्सिस पे मार्किंग कर दी। अब इसमें थोड़ा सा मैं पॉइंट रिप्रेजेंट करना आपको सिखाऊं। अगर कोई कहता है टू टू पॉइंट रिप्रेजेंट करिए, तो पहले तो आपको नियम है कि पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट चलोगे, तो टू पे जाना एक्स पे, फिर एक्स तक एक्स पे पहुंचे टू कोऑर्डिनेट, फिर वाई पे चलना टू, तो आप यहाँ से पॉइंट पहुंचोगे टू टू। हमेशा याद रखोगे ट्रेसिंग का सबसे पहला तरीका है पहले एक्स को ट्रेस करो, फिर वाई को, और फिर पॉइंट पे पहुंचो। जैसे इस यहाँ कहा 2 4, तो पहले एक्स पे जाओ 2, फिर वाई पे जाओ 4। ये तरीका है पॉइंट पे पहुंचने का, एक्स वाई। हमेशा याद रखेंगे एक्स जो होता है इसे हिंदी में भुज बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एब्सेशा, और जो वाई होता है इसे कोटि बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक, ये एक्स वाई का पहला फर्स्ट चतुर्थांश है, ठीक है ना, प्रथम चतुर्थांश से इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें क्या, अगर मान लो कोई कहता है -2 और 3 रिप्रेजेंट करो, तो आप पहले ये समझो ना कि पहले एक्स को रिप्रेजेंट करना है। एक्स कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव एक्स के इधर नहीं चलेगा, इधर चलेगा, तो -2 पे पहुंचे, फिर वाई रिप्रेजेंट कर दिया, तो क्या पहुंच गए -2 और 3। इस तरह हमें पॉइंट्स पे जाना होता है, ठीक है ना। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में, इसी तरह फोर्थ में पॉइंट आप देखो और ये देखो कि कौन सा किस तरफ पड़ेगा। हमेशा पहला रिप्रेजेंट होगा एक्स, अगर एक्स भी निगेटिव है वाई भी निगेटिव है तो थर्ड में पड़ जाएगा, ठीक है ना। अगर एक्स पॉजिटिव है वाई निगेटिव है तो फोर्थ में पड़ेगा। इस तरह ध्यान रखना, पहले क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज प्लस होती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस होता है वाई प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होते हैं, फोर्थ में एक्स प्लस होता है वाई माइनस होता है। ये बेसिक नियम आपको पता होने चाहिए। अगर आपको ये बेसिक नियम नहीं पता तो आप कोऑर्डिनेट में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये बेसिक नियमों की क्या आवश्यकता है। देखो बेसिक नियम की बड़ी आवश्यकता है। अगर आप मार्केट से अंदर फल लेने जा रहे हो, सब्जी लेने जा रहे हो, तो आप कहाँ पे जाओगे, आपको ये पता होना चाहिए कि फल और सब्जी मिलेंगी कहाँ, ठीक है ना। लोहे के बाजार में फल और सब्जी नहीं मिलेंगी आपको, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं, तो ये बेसिक्स बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये नियम नहीं पता कोऑर्डिनेट के तो आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी तरह थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कुछ और बेसिक फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, जैसे हमने दिया ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अगर आपके पास में कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर 2 पॉइंट दिए हैं, एक तरफ पी पॉइंट एक तरफ क्यू पॉइंट, और कोई कहता है 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लो पी और क्यू की, तो आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए। अगर 2D सिस्टम के अंदर 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है x1 y1 x2 y2, तो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर आपका सेकंड फॉर्मूला है डिवीजन फॉर्मूला। अगर पी और क्यू को कोई पॉइंट आर डिवाइड करता हो और इस पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट कितने हो एक्स और वाई, और आपको ये पता हो ये पॉइंट एम और एन के पार्ट में जिसे डिवाइड करता है, ठीक है ना। आर पॉइंट एम और एन अनुपात में से डिवाइड करता है, ये एम और एन के पार्ट में डिवाइड करता है पी क्यू को। तो अगर कोई कहता है आर के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई निकाल लो, तो आप कैसे निकालोगे। आपको ध्यान रखना पहले तो ये बात कि डिवीजन 2 तरीके से हो सकता है कि आप आर से पी और क्यू के बीच को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, या डिवीजन या एक्सटर्नली भी हो सकता है। तो अगर याद रखना, अगर आर पी और क्यू को बीच से कहीं डिवाइड कर रहा है, तो अगर एक्स उस आर के कोऑर्डिनेट एक्स निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को लगा लेना, वाई निकालना है तो इस फॉर्मूले को निकाल लेना, ठीक है भाई। अगर बाय द वे ऐसा हो जाए आपका कि पॉइंट आर डिवाइड कर रहा है पी और क्यू को, लेकिन कहाँ, बाहर की तरफ एक्सटर्नली, और ये पी से आर तक का डिस्टेंस एम या क्यू से आर तक का एन, इस रेशो में आपको डिवीजन देना है, तो अगर आर के कोऑर्डिनेट को पूछता है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, mx2 - nx1 बटे m - n, ये ठीक। अगर वो कहता है कि 2 पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट निकालिए, भाई पी और क्यू है उनके बीच का पॉइंट आर, ये मतलब ये भाग भी 1 हो गया, ये भाग भी 1 हो गया, बराबर बराबर भागों में बांट गया तो मिड पॉइंट बना है। अगर ये मिड पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट अब आपको निकालने हैं तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे, x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2। आप कहोगे सर ये कैसे आया, जो हमने आपको इंटरनल डिवीजन बताया था ना, ये वही फॉर्मूला है। एम और एन का मान आप 1 रख दो, बराबर बराबर भागों में बट गया ना ये, तो आपका यही फॉर्मूला बन जाएगा। ये बेसिक नियम है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आपने ये याद नहीं किया तो आप कोऑर्डिनेट में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मान लिया मैंने आपको कहा कहीं क्वेश्चन बनता है, मैं क्वेश्चन करना सिखाऊंगा, कहीं क्वेश्चन बनता है 2 पॉइंट को डिवाइड करिए या पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालिए, आपको पता होना चाहिए वो क्या रहा, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट गुरुत्व केंद्र, जिसे बोलते हैं सेंट्रोइड। अगर किसी ट्रायंगल का सेंट्रोइड आपको निकालना है, ट्रायंगल के वर्टेक्स दे रखे हो, वर्टेक्स बोलते हैं शीर्ष को, ठीक है ना, और शीर्ष कितने रखे हो x1 y1 x2 y2, और तीसरा दे रखा x3 y3। तो अगर उसके गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक आपको निकालने हैं, और गुरुत्व केंद्र को आपने क्या बोला है g, और g के कोऑर्डिनेट कितने हैं xy, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे x1 + x2 + x3 बटे 3 y1 y2 y3 बटे 3, इस तरह। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने 2 और 1 कैसे, ऐसा है ये गुरुत्व केंद्र तब बनता है जब हम
शीर्ष से सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटते हैं। इन दोनों का मिड पॉइंट होता है डी, और डी के कोऑर्डिनेट की अगर बात करें x2 प्लस x3 बटे यहाँ कितना होगा 2, और y2 प्लस y3 बटे 2। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हुआ c। तो a से इन दोनों b और c के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा इसकी माध्यिका कहलाती है। ठीक है, अब ये माध्यिका को, ये जो g होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये 2 और 1 के रेशो में डिवाइड करता है। ये बात आप ध्यान रखना। तो इस आधार पे वैसे आपको इतना ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ध्यान रखना कि जब गुरुत्व केंद्र निकलता है माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को बोलते हैं। ठीक है, तो माध्यिकाओं के जो प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र, या सेंट्रोइड भी बोल देते हैं हम वर्ड। तो इसके निर्देशांक को निकालने हो तो इन फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत बार पढ़ा होगा आपने, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर किसी वर्टिक्स से आपको शीर्ष दे रखे हैं, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो ये फॉर्मूला है। ट्रायंगल के एरिया को हमने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया। याद रखने का तरीका, 3 बार एक्स वाई 3 बार लिख लो, फिर माइनस करके वाई एक्स 3 बार लिख लो, फिर इनके पॉइंट्स निर्धारित कर दो, 1 2 2 3 3 1, फिर 1 2 2 1 3 1। ठीक है ना, इस तरह आपके ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका। 3 बार एक्स वाई लिख लो, 3 बार वाई एक्स लिख लो, वाई एक्स घटा के लिख लो, और पॉइंट 1 2 2 3 3 1 इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आपका एरिया निकल जाएगा। एरिया निकालने का एक फॉर्मूला ये भी है, आप मैट्रिक्स से भी निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट से, सॉरी, x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये 1 1। अब ये कहोगे सर आपने मैट्रिक्स बोल के सॉरी कह के डिटर्मिनेंट क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि सिंबल डिटर्मिनेंट का है, वैल्यू डिटर्मिनेंट की होती है, मैट्रिक्स की नहीं होती। ठीक है, इस तरह भी आप लिख सकते हो, इससे भी याद कर सकते हो। इस डिटर्मिनेंट को आप ओपन कर दो, ओपन करके आप फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सर हमने बहुत बार पढ़ा है मैथमेटिक्स में लोकस, जिसे बोलते हैं बिंदुपथ। बिंदुपथ क्या होता है, जब कोई पॉइंट किसी पाथ को ट्रेस करता है किसी नियम के अनुसार तो उसे बोलते हैं बिंदुपथ। ठीक है, जैसे कोई हेलीकॉप्टर दिल्ली से हैदराबाद गया, कोई एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर दिल्ली से हैदराबाद गया, तो वो हेलीकॉप्टर किस तरह काम करेगा, एक पॉइंट की तरह। वो दिल्ली से आपका हैदराबाद गया, तो दिल्ली से हैदराबाद तक जिस पाथ को ट्रेवल करता जा रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु पथ, उस बिंदु का पाथ, लोकस। इसका यूज करना बताऊंगा जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। अब ये नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर वो कहे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो याद रखना एक्स एक्सिस ये होती है, इसके समांतर स्ट्रेट लाइन ये होती है। ये एक्स के समानांतर है, इसलिए क्या बोल लगा है, पैरेलल। पैरेलल वर्ड इस्तेमाल होता है समानांतर के लिए, समानांतर। ठीक है ना, तो एक्स एक्स के पैरेलल क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू वी, इस तरह से। ठीक है, अगर कोई कहता है पैरेलल टू वाई एक्स, तो वाई एक्स ये है, वाई एक्स के समानांतर ये हुआ। अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो, ए, तो ये x इज इक्वल टू ए, ये रेखा x इज इक्वल टू ए किसके समानांतर हुई, वाई एक्सिस के। हमेशा याद रखना, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। x के समानांतर कह रहा तो x के समानांतर, y के समानांतर कह रहा तो y के समानांतर। y के समानांतर ऊपर है, देखो, सॉरी x के समानांतर ऊपर है, y के समानांतर इधर है। तो बड़े ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, कहीं मिस्टेक ना हो, आपको पता होना चाहिए। ज्योमेट्री में ऐसा करंट क्यों लग रहा है। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन ये होती है, ax by प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब फर्स्ट पावर में जो भी इक्वेशन होती है वो स्ट्रेट लाइन की होती है, लेकिन उसके अंदर वेरिएबल कितने होने चाहिए, 2। अगर कोई कहता है कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखिए जो एक्स अक्ष से एंगल कितना बनाती हो, थीटा, और वाई एक्स पे इंटरसेप्ट कितना काटती हो, सी, तो उस इक्वेशन की, उस लाइन की जो इक्वेशन होगी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से लिखी जाएगी। जो एम का मान होता है, एम होता है टेन थीटा। थीटा कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। ठीक है, अब आगे देखो, अगर किसी स्ट्रेट लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है, ठीक है ना, और वो 2 पॉइंट पी और क्यू से मिलके बन रही है आपकी, ठीक है ना, पी और क्यू से मिलके बन रही है आपकी, पी और क्यू से, समझ बात मेरी। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन जो है वो इस फार्मूले, y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1, x माइनस x1। जहाँ m होगा इसे बोलते हैं y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1, इसे बोलते हैं ग्रेडियंट, या tan थीटा भी कहते हैं इसे। ठीक है, अगर कोई लाइन आपकी ऐसी है कि वो लाइन आपने खींची, वो एक्स एक्सिस पे तो ए का इंटरसेप्ट काटती है, वाई पे बी का काटती है, तो उसे बोलते हैं लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में, और वो किस फॉर्मूले से लिखी जाती है, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अगर किसी ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो लाइन एक्स वाई एक्सिस में कहीं भी पड़ी और उस पर मूल बिंदु से, ओरिजिन से डाला गया परपेंडिकुलर,
उसका लेंथ आपको पता हो और उस परपेंडिकुलर का एंगल पता हो एक्स एक्सिस से कितना है, तो उसकी इक्वेशन हम इस तरह लिखते हैं, एक्स कोस अल्फा वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। पी जो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ किसकी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, नहीं फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन, ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया, वेयर पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन। अल्फा क्या है, एंगल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, कहाँ से, एक्स एक्सिस से, विद एक्स एक्सिस। इस तरह ये बेसिक्स हैं, इनका मैं यूज़ बताऊंगा जब क्वेश्चन बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है कि ये फॉर्मूला आपको याद करने हैं अगर आपको तैयारी करनी है इसकी। कैसे यूज़ होंगे, किस बेहतरीन तरीके से यूज़ होंगे, मैं क्वेश्चन में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।